हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हम लोग आज बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की कि पीएन जंक्शन डायोड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एज फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? सबसे पहली बात याद है रेक्टिफायर क्या है। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। ऐसी डिवाइस को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर तो मैंने आपको बताया कि रेक्टिफायर का मतलब ये है कि यहां से इनपुट में अगर आप लोग लाएंगे अल्टरनेटिंग करंट तो यहां मिलेगी डायरेक्ट करंट। यहां पर एसी तो आप जानते ही हैं, इस तरह से वेरिएशन दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। और यहां पर जो डीसी प्रोड्यूस हम लोग करने वाले हैं उसमें करंट का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, इसलिए हम क्योंकि करंट जो फ्लो हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो रेक्टिफायर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। देखिए पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को जो हम लोग यूज़ करते हैं एज रेक्टिफायर, उसमें जो प्रॉपर्टी है डायोड की वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको याद दिला दूं कि जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन डायोड, जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं एज ए रेक्टिफायर, वो ये है कि ये आपके पास सिंबल है एक पीएन जंक्शन डायोड का। आप जानते हैं ये पोर्शन P होता है और ये पोर्शन N होता है। तो आपको याद होगा जब हम लोग P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त ये होता है फॉरवर्ड बाइस में। और फॉरवर्ड बाइस में जो इसका रेजिस्टेंस होता है, करंट के पास में जो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है वो रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, टेंड्स टू 0, इसलिए करंट का इजीली फ्लो हो जाया करता है इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि इन फॉरवर्ड बाइस, इन फॉरवर्ड बाइस जो रेजिस्टेंस होता है इस डायोड का फॉरवर्ड बाइस में ये बहुत ही लो, अप्रॉक्सीमेटली टेंड्स टू 0। और जब हम लोग P को करते हैं नेगेटिव से कनेक्ट और N को पॉजिटिव से, इसका मतलब P के रेस्पेक्ट में अगर N पॉजिटिव है या N के रेस्पेक्ट में अगर P नेगेटिव है तो जो जंक्शन डायोड होता है वो होता है रिवर्स बाइस में। और रिवर्स बाइस में आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाता है इन द पाथ ऑफ करंट, रेजिस्टेंस बहुत ही हाई अप्लाई करता है, टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आप लिखेंगे कि इन रिवर्स बाइस जो रेजिस्टेंस होगा वो टेंड्स टू इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए करंट जो होगी
वो नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी या करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप समझ लीजिएगा कि अगर P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से तो फॉरवर्ड बाइस, अगर P नेगेटिव से N पॉजिटिव से तो रिवर्स बाइस, अगर दोनों सेम पोटेंशियल पर तो नो बाइसिंग, कंडक्ट नहीं होगा, अगर दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे तो कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अगर ये भी जीरो पर और ये भी जीरो पर कंडक्ट नहीं होगा, ये +5 वोल्ट पर ये +5 वोल्ट पर कंडक्ट नहीं होगा, अगर ये +5 पर ये -5 पर तो फॉरवर्ड बाइस होगा, अगर ये +5 पर ये -5 पर तो रिवर्स बाइस होगा, अगर ये +5 पर और ये +3 पर तो इसके मुकाबले ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बाइस कंडक्ट होगा। अगर ये +3 पर ये +5 पर तो आप देख रहे हैं कि इसके मुकाबले ये पॉजिटिव है यानी एन टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में रिवर्स बाइस होगा, करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करंट के पाथ में जो ये डायोड है पी जंक्शन डायोड ये अप्लाई करेगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग किसी भी जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे देखिए, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। पहले हम बता रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक ट्रांसफार्मर कि ये है प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, ये कोर और ये सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये जो हमारी प्राइमरी कॉइल है उसके जो टर्मिनल्स P1 P2 हैं इसके बीच में हम लोग एक AC सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर मैंने लगा दिया एक AC सोर्स, ये सिंबल AC सोर्स का होता है आप जानते हैं, यहां लगा हुआ है AC सोर्स। और इसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम लोग यहां पर लगाते हैं एक PN जंक्शन डायोड, ये लगाते हैं PN जंक्शन डायोड, ये है P, ये है N, ये लगा दिए PN जंक्शन डायोड। उसके बाद ये इसके सेकेंडरी कॉइल टर्मिनल्स हैं S1 S2, इनके बीच में कनेक्ट कर दिया। लेकिन S1 से कनेक्ट कर दिया इसका P पोर्शन, और उसके बाद यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगाया आउटपुट लेने के लिए, और इसको हमने जो सेकेंडरी कॉइल है उसके दूसरे टर्मिनल S2 से कनेक्ट कर दिया। इसमें S1 S2 के बीच में एक PN जंक्शन डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग आउटपुट लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से आप देखिए ये इनपुट आपने अप्लाई किया हुआ है, ये है इनपुट, और यहाँ से हम लोग आउटपुट हमें मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। इनपुट हम लोग कौन सा देंगे, AC अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं पहले वेव फॉर्म बना दूं। ये मानिए ये V इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज में मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये दिया हुआ है, ये दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसे करस्पॉन्डिंग ये मैंने दिया इनपुट वोल्टेज, इसे करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इसको मैं ड्रॉ करूंगा नीचे वाले डायग्राम में। ये इसकी वेव फॉर्म है। अगर वेव फॉर्म बनाने को आएंगी साथ में तो आप बना सकते हैं समझ के। आप देखिए कि ये 0,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक, ये 1 साइकिल होती है। फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये है यहाँ पर। अब आप समझिए कि क्या होगा। अब ऐसा होगा कि मैंने जो लगाया है, ये लगाया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप ट्रांसफार्मर में हम लोग जब ये एसी सोर्स से कनेक्ट करके, जो P1 P2 कनेक्टेड है हमारे पास एसी सोर्स, और जब यहाँ पर ये चलेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो आप देखेंगे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो आप देख रहे हैं कि इसका P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। मैंने बताया था आपको, जब P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से कनेक्टेड होता है तो उस वक्त फॉरवर्ड बायस में होता है। तो जो पी जंक्शन डायोड होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो बहुत ही लो रेजिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेटली 0 रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। जब रेजिस्टेंस 0 अप्लाई करेगा, बहुत ही लो रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, तो ये करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ कर देगा। करंट यहाँ से फ्लो होगी, इस पाथ से करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो V = I × R, इसके बराबर वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जब करंट बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम होगी वोल्टेज कम होगा। तो इसी तरह का एक वोल्टेज आप लोगों को आउटपुट में ये मिलेगा। किसके लिए? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर जाती है ये 1 साइकिल की, पहले की फर्स्ट हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इंडक्शन से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आप देखिए P नेगेटिव और N पॉजिटिव, मैंने बताया जाएगा P नेगेटिव N पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में हो जाएगा, जब ये पी जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा तो ये कितना रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा रिवर्स बायस में? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। जब बहुत ही हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा तो अपने अंदर से करंट के फ्लो को ये ब्लॉक कर देगा, या बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी, या करंट फ्लो नहीं होगी। जब बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है, आप जानते हैं कि जो फॉरवर्ड करंट है उसके मुकाबले रिवर्स करंट बहुत ही कम होती है। फॉरवर्ड करंट जो होती है वो मिली एम्पेयर के ऑर्डर की होती है, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब ये वो अप्रॉक्सीमेटली 0 करंट फ्लो होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो V = I × R से यहाँ कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा? 0, आउटपुट मिलेगा 0। उसका फिर जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इंडक्शन से फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर से P पॉजिटिव N नेगेटिव, फिर से फॉरवर्ड बायस, करंट को फ्लो होने देगा बिकॉज रेजिस्टेंस लगेगा 0 फॉरवर्ड बायस में। जब करंट फ्लो होगी फिर से वोल्टेज डेवलप होगा, फिर से पॉजिटिव पीक यहाँ मिल जाएगी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। उसके बाद फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी। जब नेगेटिव जाएगी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इंडक्शन से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो P नेगेटिव N पॉजिटिव, रिवर्स बायस हो गया। जब रिवर्स बायस हो गया तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट 0। उसके बाद फिर से आएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट साइकिल की पॉजिटिव साइकिल जाएगी। जब पॉजिटिव जाएगी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इंडक्शन से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, P पॉजिटिव N नेगेटिव, फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा करंट को फ्लो होने देगा बिकॉज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में? 0, इसलिए करंट फ्लो होगी यहाँ से V = I × R से, यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा और फिर से पॉजिटिव पीक आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इंडक्शन से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो P नेगेटिव N पॉजिटिव, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है करंट को फ्लो से रोक देगा, या बहुत ही कम करंट फ्लो होगी, तो V = I × R से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्टेज ये होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कि केवल जो पॉजिटिव पीक हैं केवल वही मिल रहे हैं और जो नेगेटिव पीक हैं वो कट रहे हैं। करंट का यूनिडायरेक्शनल फ्लो आप लोगों को मिल रहा है। करंट केवल ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब कि केवल यही करंट को अलाउ कर रहा है जो ये पी जंक्शन डायोड है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को केवल पॉजिटिव पीक मिल जाया करते हैं और नेगेटिव पीक जो होते हैं वो कट जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल फुल साइकिल में केवल जो हाफ पॉजिटिव साइकिल है केवल उसके करस्पॉन्डिंग ही आउटपुट वोल्टेज मिलता है हम लोगों को।
इसलिए कहते हैं इसको हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आ रही होगी कि इनपुट की फुल साइकिल के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलता है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलता है, इसलिए कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी क्या इक्वल है या यहाँ पर हाफ हो गई है या डबल हो गई है, तो आप बताएं। आप देखिए समझिए, इसकी वन साइकिल कितनी है, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 साइकिल्स बनाई हैं, और आउटपुट में कितनी साइकिल मिल रही है, आप देखिए इसकी वन साइकिल कौन सी है, दिस 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, इसलिए 3 साइकिल यहाँ पर है, 3 साइकिल यहाँ पर है, इसलिए जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम हुआ करती है। दूसरी बात यह आती है कि आप देखें कि हम लोग यहाँ पर हम लगा रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप लगाएंगे कि स्टेप डाउन लगाएंगे, ये बात कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप ये समझिए कि जहाँ पर हम लोगों को एसी चाहिए होती है, अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होती है हाई वोल्टेज पर, जैसे कि पावर सप्लाई में, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बहुत सी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस ऐसी हैं जहाँ पर हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होती है लो वोल्टेज पर, वहाँ पर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए ये ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इस ट्रांसफार्मर का पर्पज़ जो है वो रेक्टिफायर को रेक्टिफिकेशन के लिए प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई करना हुआ करता है। अब ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारे पास जो रेक्टिफायर है ये है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए बना के बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसको बनाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव पीक कट रहे थे यहाँ पर, इसलिए इससे करस्पॉन्डिंग भी कहीं हम लोगों को वोल्टेज मिल जाए और कंटिन्यूस फ्लो बना रहे, यानी कि जो हमारे पास फुल साइकिल है उससे करस्पॉन्डिंग हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा था पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा था आउटपुट, लेकिन नेगेटिव कट रहा था, 0 मिल रहा था। तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी इसके लिए भी हम लोगों को इसी डायरेक्शन में वोल्टेज मिल जाए, ये हमारा एम है, तभी हम कहेंगे इसे फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसके लिए हमें 2 पीएन जंक्शन डायोड चाहिए होंगे। एक पीएन जंक्शन डायोड जो होगा वो एक तरफ के जो पीक्स हैं उनको रेक्टिफाई कर देगा, और दूसरा जो होगा वो दूसरी तरफ के जो पीक्स हैं उनको रेक्टिफाई कर देगा। तो इसके लिए आप देखिए किस तरह से हम लोग सर्किट डायग्राम तैयार करते हैं। फिर से हम लोग लेते हैं एक ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर लिया मैंने, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, इसके टर्मिनल्स P1 P2, ये सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड कोर है, और यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं, एक ही लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है, इसका ये P ये N, इसका ये P ये N। ओके, ये डायोड D1 मानिए, ये डायोड D2 मानिए, दोनों के जो एंड टर्मिनल्स हैं उनको कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है इसके टर्मिनल्स S1 और S2, इसका ठीक मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट को हम सेंटर टैप से
यहाँ से इसको हम सेंटर टेप, ठीक मिड वाला पोर्शन, यहाँ से एक वायर निकालते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एक लोड रेजिस्टेंस, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस आर एल लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट कहाँ से देंगे? देखिए मैंने आपसे कहा कि इनपुट ये, यहाँ पर हम लोग एक एसी सोर्स लगाएंगे, ये लगाया मैंने, जो प्राइमरी कॉइल्स के जो टर्मिनल्स हैं P1 P2 इनके बीच मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया, और यहाँ से मैं दूंगा इनपुट, यहाँ से हम देंगे इनपुट और यहाँ से लेंगे आउटपुट, यहाँ से लेंगे आउटपुट। ठीक है ना, ये होगा, ये डायोड D1 है और ये डायोड जो है ये D2 है। अब आप समझिए क्या होगा। अब आप देखें कि पहले वेव फॉर्म बना दूं, वेव फॉर्म से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वर्किंग इसकी। इनपुट वोल्टेज V इन से रिप्रेजेंट किया है, आउटपुट वोल्टेज V आउट से रिप्रेजेंट किया है। टू साइकिल्स बना दिए मैंने। इसी से एक्सप्लेन करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, अब आप देखें कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर जब एसी सोर्स लगाया हुआ है तो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल तो उस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कोड लगी हुई है, ये सेकेंडरी कॉइल, तो उसका S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। जब S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव, तो आप जानते हैं कि सपोज ये +5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट। जब ये +5 वोल्ट और ये -5 वोल्ट हो गया अगर, तो जो सेंटर टैप था हमारे पास एग्जैक्टली मिड पॉइंट था सेकेंडरी कॉइल के बीच का, तो ये कितने वोल्ट पे आ जाएगा? 0 वोल्ट पर आ जाएगा। जब 0 वोल्ट पर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि दोनों के जो N है ये 0 वोल्ट पर हो जाएगा और ये भी 0 वोल्ट पर आ जाएगा। दोनों जो डायोड हमारे पास हैं पीएन जंक्शन डायोड, उन दोनों का जो N पोर्शन है ये 0 वोल्टेज पर आ जाएगा, और ये +5 पर और ये -5 पर। तो N के रेस्पेक्ट में P कैसा है? पॉजिटिव। तो कौन सी बायसिंग है? फॉरवर्ड बायस्ड। और आप देखिए यहाँ पर N के रेस्पेक्ट में जो P है वो -5 वोल्ट पर है, तो इसका मतलब N के रेस्पेक्ट में P कैसा है? नेगेटिव है। तो ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो अपने अंदर से करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स बायस है, ये अलाउ नहीं करेगा। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएगा, ये 0 रेजिस्टेंस लगाएगा, ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस लगाएगा, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगाएगा इन द पाथ ऑफ करंट। इसलिए करंट यहाँ से इजीली फ्लो हो जाएगी, इस पाथ से करंट फ्लो होगी। समझिएगा, ये जो करंट का पाथ होगा, D1 से मैं करंट मान रहा हूँ कि करंट फ्लो हो रही है I1, तो जो करंट फ्लो होगी वो इस तरह से फ्लो होगी, I1 इस डायोड की करंट। ये हुआ सर्किट कंप्लीट करंट I1 से। और जब करंट I1 फ्लो होगी इस लोड रेजिस्टेंस से यहां से, तो V = I × R एक वोल्टेज डेवलप होगा, और यहां पर अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम होगी वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इसी तरह का एक पीक आप लोग ये मिल जाएगा। किसकी वजह से? डायोड D1 की वजह से। तो D1 की वजह से ये पॉजिटिव पीक आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें रोल रहा D1 डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का, D1 का। उसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट जाएगी हाफ साइकिल। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इंडक्शन से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये हो गया -5 वोल्ट, ये हो गया +5 वोल्ट। तो जो मिड पॉइंट है सेंटर टैप C, ये
एग्जैक्टली 0 पर आ जाएगा। जब ये 0 पर आ जाएगा तो आप देखेंगे दोनों के जो n पोर्शन है ये 0 पर आ जाएंगे। लेकिन अब जो इसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे P को तो वो -5 वोल्ट पर है, और इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे P को तो वो +5 वोल्ट पर है। तो क्योंकि P n के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज पर है तो ये रिवर्स बायस, यहाँ पर P n के रेस्पेक्ट पॉजिटिव वोल्टेज पर है तो ये फॉरवर्ड बायस। जब ये रिवर्स बायस तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट, एंड ये है फॉरवर्ड बायस में तो ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्टेज अप्लाई करेगा इन द पाथ ऑफ करंट। तो इसलिए करंट यहाँ से इजीली फ्लो होगी, लेकिन ये करंट को ब्लॉक कर देगा, ये करंट फ्लो नहीं होने देगा। अभी जो I1 फ्लो ऐसे हो रही थी ये ना बंद हो जाएगी, लेकिन अब इसकी वजह से करंट फ्लो होगी। कैसे? ये फ्लो करेगा करंट को इसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ये करंट चलेगी I2 इस तरह से, ये करंट चलेगी। लेकिन आप देखिए रेजिस्टेंस में जो डायरेक्शन थी करंट I1 की वो डायरेक्शन करंट I2 की है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर यही चेंज हुआ। यहाँ पर एक ख़ास बात है कि करंट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, करंट अभी भी यूनि डायरेक्शनल है, और जब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो V = I × R से वोल्टेज की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक पीक मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसी डायरेक्शन में, ये मिल जाएगा, ये होगा D2 की वजह से। फिर जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इंडक्शन से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये 0, ओके। तो दोनों के n 0 पर, इसका ये पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड बायस, इसका ये नेगेटिव तो रिवर्स बायस, फिर से करंट फ्लो होगी I1, ये V = I × R से, ये तो करंट ब्लॉक कर देगा, केवल करंट फ्लो होगी D1 की वजह से। तो आप देखेंगे कि फिर हम लोगों को ये मिल जाएगा पॉजिटिव पीक। उसके बाद फिर जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट की, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेंटर टेप एग्जैक्टली मिड पॉइंट 0 वोल्टेज पर, दोनों के n 0 पर, ये नेगेटिव वोल्टेज पर, ये पॉजिटिव वोल्टेज पर, n के रेस्पेक्ट में P नेगेटिव तो ये रिवर्स बायस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा इन द पाथ ऑफ करंट, करंट को फ्लो से रोक देगा। यहाँ पर n के रेस्पेक्ट में P पॉजिटिव पोटेंशियल पर तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट को फ्लो नहीं देगा, बिकॉज बहुत ही कम रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा इन द पाथ ऑफ करंट, इसलिए करंट फ्लो होगी ये I2, और V = I2 × RL, इतना वोल्टेज यहाँ पर इसी डायरेक्शन में D2 की वजह से एक पॉजिटिव पीक प्रोवाइड करा देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनपुट की फुल साइकिल करस्पॉन्डिंग आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है, इसलिए कहते हैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर। ये हो गई बात। फिर बात आती है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी 1 साइकिल ये है, 2 साइकिल ये है, और इसकी 1 साइकिल जिसके बाद अपने आप को रिपीट करता है वो तो साइकिल होती है। तो इसकी 1 साइकिल कौन सी है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 करस्पॉन्डिंग मिल रही है 4, इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट वोल्टेज के मुकाबले डबल होती है, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। यूनिडायरेक्शनल पल्सेस की फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा है, ये मिल रहा है, आप देख रहे हैं। अगर मैं एक स्मूथिंग कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक प्रॉपर वैल्यू का कैपेसिटर अगर मैं लगा दूँ तो हम देखेंगे कि पहले ये वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जब वोल्टेज कम होगा तो यही कैपेसिटर जो होगा यहाँ पर वोल्टेज या करंट को प्रोवाइड कराएगा। और उसके बाद फिर जब इस तरह से जब हमारे पास ये वोल्टेज जो होगा कम ज़्यादा होगा, तो जब ये वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब ये कम हो रहा होगा, 0 तरफ जा रहा होगा, तो वही कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर यहाँ पर वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। इस तरह का जो फिल्टर होता है इसको हम स्मूथिंग फिल्टर या स्मूथिंग कैपेसिटर कहते हैं, और उसकी वजह से ये हो सकता है कि हम लोगों को ऐसा, अगर हम उसको लगा देंगे तो होता है कि हमें ऐसा वोल्टेज भी मिल जाए, क्योंकि जो पल्सेटिंग वोल्टेज है ये आउटपुट में मिल रहा है। अगर आप स्टडी वोल्टेज चाहते हैं तो एक स्मूथिंग कैपेसिटर लगा देंगे तो आप लोग कांस्टेंट वैल्यू का वोल्टेज भी मिल सकता है। तो ये जो वर्किंग वगैरह मैंने बताई आप लोगों को, ये बताया था रेक्टिफायर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में
जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।